आज की सबसे गंभीर और चौंकाने वाली खबर भारत के लोकतंत्र की बुनियाद यानी चुनाव प्रणाली पर गहरे सवाल खड़े कर रही है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन इस प्रक्रिया ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार चुनाव आयोग से साल 2003 का वो मूल आदेश गायब हो गया है जिसके आधार पर पूरे देश में मतदाता सूची का संशोधन किया गया था। यानी वो सरकारी दस्तावेज जिससे ये तय होता था कि किसे वोट लिस्ट में शामिल किया जाए, वो अब खुद आयोग के पास मौजूद नहीं है। चुनाव आयोग के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें यह आदेश अपनी फाइलों में नहीं मिल रहा है, वेबसाइट से भी वो गायब है, गाइडलाइंस और निर्देश हटा दिए गए हैं। सवाल यह है कि एक संवैधानिक संस्था से ऐसा दस्तावेज कैसे गायब हो सकता है, और यह गायब हुआ है या गायब किया गया है, यही सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। 2003 के उस आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि नागरिकता प्रमाण कैसे सत्यापित की जाए, किन दस्तावेजों को मान्यता दी जाए। 2003 के उस आदेश में यह स्पष्ट किया गया था कि नागरिकता प्रमाण कैसे सत्यापित की जाए, किन दस्तावेजों को मान्यता दी जाए। लेकिन अब जबकि वो आदेश ही गायब हो चुका है, तो अब यह तय करना भी मुश्किल हो गया है कि उस समय क्या मापदंड थे। क्या उस आदेश में यह कहा गया था कि आधार कार्ड मान्य है, क्या राशन कार्ड मान्य था, या वोटर आईडी कार्ड मान्य था। अब यह किसी को नहीं पता है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2004-2005 में जब वोटर लिस्ट अपडेट की गई थी, उस वक्त घर घर जाके सर्वे हुआ था, परिवार के मुखिया से जानकारी ली जाती थी, किसी नागरिक के दस्तावेज नहीं मांगे जाते थे, सिर्फ बयानों के आधार पर सत्यापन होता था। अगर कुछ शक होता था तो दो स्तर पर जांच होती थी, पहली बार वोटर बनने वालों के लिए और दूसरा उन इलाकों में जहां विदेशियों की संख्या अधिक होती थी। आज की स्थिति इससे बिल्कुल उलट है। आज लोगों से जन्म प्रमाण पत्र, जमीन के कागज, स्कूल के सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे ढेरों दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, लेकिन यह तय नहीं है कि किसे मान्यता मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी। यही अनिश्चितता लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई में यह स्पष्ट कहा था कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, उसका काम है यह सुनिश्चित करना कि कोई भी भारतीय नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ आधार कार्ड या राशन कार्ड के आधार पर किसी को बाहर नहीं किया जाएगा, बल्कि विस्तृत प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत बिहार चुनाव से ठीक पहले क्यों हुई? क्या इसे चुनाव के बिना महीनों में नहीं किया जा सकता था? क्या ये संयोग है कि सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में आधार कार्ड को मान्यता नहीं दी जा रही है, जबकि पटना जैसे शहरों में दिया जा रहा है? जब सरकारी पोर्टल पर जाकर देखा गया तो यह स्पष्ट हुआ कि सीमांचल और पटना दोनों में आधार की उपलब्धता लगभग बराबर है। फिर भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या जानबूझकर किया गया कोई सुनियोजित प्रयास है? पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा, जिन्होंने मतभेदों के चलते आयोग से इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने भी एक लेख लिखा था, चुनाव आयोग को सुनना चाहिए, उसे अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए। जब तक संस्था अपने ही आदेश को संभाल कर नहीं रख सकती तो वो नागरिकों का भरोसा कैसे बनाए रखेगी? आज जरूरत है इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की, ताकि ना तो कोई विदेशी नागरिक वोट डाल सके और ना ही कोई भारतीय नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो। अब एक खबर लेते हैं पश्चिम एशिया से। पश्चिम एशिया एक बार फिर बर्बादी की दहलीज पर खड़ा है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश अब खुलकर एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की मीडिया, इंटरनेशनल एजेंसियां और यहां तक कि इजरायली खुफिया तंत्र सभी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिन बेहद खतरनाक हो सकते। ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइलों को अंडरग्राउंड कर दिया है और अपनी न्यूक्लियर गतिविधियों को फिर से तेज कर दिया है। सैटेलाइट इमेज में फोर्दो और इस्फहान जैसे इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही हैं। ईरान अब यूरेनियम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है और माना जा रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से एक्टिव हो चुका है।
दूसरी ओर इजराइल बार बार दावा कर रहा है कि उसने ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है, लेकिन अब खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान से भी बदलाव देखा जा रहा है। उन्होंने भी स्वीकार किया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। चीन ने इस पूरे विवाद में खुलकर ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि चीन ने अपने जे फाइटर्स 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और डिफेंस सिस्टम को ईरान को ट्रांसफर कर दिया है। ये वही फाइटर जेट्स हैं जो रडार में नहीं आता है और दुश्मन पर घातक हमला करने में सक्षम है। चीन ने इस पूरे विवाद में खुलकर ईरान का साथ देना शुरू कर दिया है। खबरें हैं कि चीन ने अपने जे फाइटर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान को ट्रांसफर कर दिया है। ये वही फाइटर जेट्स हैं जो रडार में नहीं आता है और दुश्मन पर घातक हमला करने में सक्षम है। साथ ही चीन ने यह रणनीति इसलिए अपनाई क्योंकि उसे डर है कि अगर ईरान को अमेरिका और इजराइल ने नेस्तनाबूद कर दिया तो अगला निशाना चीन होगा। रूस से उम्मीद थी कि वो ईरान को S-400 देगा, लेकिन रूस ने यह पेशकश ठुकरा दी, शायद यहूदी लॉबी के दबाव की वजह से। 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था तब 24 घंटे तक ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से लॉक हो गया था। इजरायली ड्रोन और फाइटर जेट्स ने ईरान की फिजा पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब ईरान ने अपनी सभी कमजोरियों पर काम किया है। ईरान के आर्मी चीफ का बयान आ चुका है, अगर अब इजराइल ने हमला किया तो उसे ऐसा जवाब दिया जाएगा जो उसने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बीच एक और बड़ी और खतरनाक खबर सामने आई है। ईरान के सीनियर उलमा और सुप्रीम लीडर के सलाहकार ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फतवा जारी किया है और उसने कहा है कि जो भी ट्रंप को कत्ल करेगा उसे इनाम मिलेगा। ईरान में इस फतवे पर $40 मिलियन से ज्यादा की ऑनलाइन फंडिंग जमा हो चुकी है। यह फतवा सलमान रुश्दी के खिलाफ जारी किए गए फतवे जैसा ही बताया जा रहा है। आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने कहा है, रहबरे आला को धमकी देने वाला खुदा का दुश्मन है। ईरान के मुफ्ती, आलिम और अन्य धार्मिक नेता जैसे मंसूर इमामी, अली रजा पनाहयान और आयतुल्ला नूरी हमदानी इस फतवे का समर्थन कर चुके हैं। मंसूर इमामी ने तो यहां तक कह दिया है कि ट्रंप को मारने वाले को 100 अरब तोमान का इनाम दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वक्त पहले ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए अपशब्द कहे थे, बूढ़ा कहां छुपा हुआ है, और यह बात ईरानियों के दिल में आग की तरह फैल गई। इजराइल की उम्मीद थी कि वो खामनेई की हत्या करवा दे, लेकिन ट्रंप ने इसे रुकवा दिया, ऐसा खुद ट्रंप ने दावा किया है। अब ईरान पूरी तरह से तैयार है, उसकी मिसाइलें पहले से ज्यादा घातक हो चुकी हैं, एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत हो चुका है। चीन और संभवतः पाकिस्तान की मदद से वो अब किसी भी बड़े संघर्ष के लिए खुद को तैयार मानता है। यह माना जा रहा है कि अगर इस बार युद्ध शुरू हुआ तो हमला ईरान करेगा और उसका हमला पहले से ज्यादा खतरनाक और घातक होगा। क्या आपको लगता है कि ईरान और इजराइल फिर से जंग की आग में झुलसने को तैयार हैं?